पूरा झूठ है सिनेमा। तो आपका लाइफ का जो फर्स्ट हाफ है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म कैसी होगी। अनुराग बासु क्या है? कौन है अनुराग बासु? बर्फी का जन्म कहाँ हुआ बताओ आपको? जिंदगी जियो, अपने आप सिनेमा निकलता है। अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो आप क्या होते? लोग मानते नहीं है क्योंकि बासु है सरने में, साहू नहीं है। डायरेक्टर एक कहानी में कैसे आत्मा डालता है? 4 महीने का स्ट्रगल था मेरा पहला सीरियल जो आया था तब मेरी उम्र कितनी थी? रणबीर कपूर के साथ जब काम आप करते हैं तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ कैटरर का खाना बहुत अच्छा आता है। रियलिटी क्या है फिल्म इंडस्ट्री की? सिक्के के 2 पहलू हैं। भाई सबसे ज्यादा चली मर्डर। हमको लगता था ओटीटी में शायद स्पेशल ऑडियंस मिलेगी, अभी वहाँ भी नहीं है। सिनेमा आपके लिए क्या है? खुले दिल से स्वागत करते टैलेंटेड लोगों का। और आपको डॉक्टर ने आई थिंक सिर्फ 15 डेज का टाइम दिया, उसके बाद इतने साल हो गए हैं। डॉक्टर का दवाई काम नहीं देता तो मैं क्या करता? आज का यूज़र के पॉडकास्ट का हमारा ये एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज बात होगी उस इंडस्ट्री की जिसे लार्जर देन लाइफ कहा जाता है और सिल्वर स्क्रीन भी कहा जाता है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स वेलकम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर अनुराग बासु का। नमस्ते अनुराग। नमस्कार कृति। इन यूज़र के पॉडकास्ट। ये सबसे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है जब कोई बड़ी हस्ती आती है और या कोई सेलिब्रिटी आती है इस पॉडकास्ट में, तो उनसे क्या पूछा जाए नया, क्योंकि उनके बारे में सब कुछ लोग सब जानते हैं, लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो आज ये जो परेशानी है मेरी, ये मैं आपके ऊपर डालती हूँ। अच्छा। आज इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में अनुराग बासु अपने बारे में ऐसा क्या बताएंगे जो कम लोग जानते हैं। अनुराग बासु क्या है? कौन है अनुराग बासु? अच्छा, मैं चूँकि मैं यहाँ पे आप रायपुर में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो यहीं से शुरू करता हूँ। बिल्कुल। सो हम लोग थर्ड जनरेशन है यहाँ पे। मेरे दादाजी यहाँ पे आ गए थे आज़ादी से पहले। अच्छा। हाँ, और फिर मेरी माँ भी यहीं पे पली बड़ी, दुर्गा साइंस कॉलेज में पढ़ाई किया उन्होंने। अच्छा, जब वो भी छत्तीसगढ़ से ही हम हैं? पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ी हैं। अच्छा। और लोग मानते नहीं है क्योंकि बासु है सरने में, साहू नहीं है, लेकिन है तो छत्तीसगढ़ी। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट में पापा और मम्मी दोनों वहाँ पे नौकरी करते थे। मम्मी टीचर थी, पापा कोकोन डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो मेरी स्कूलिंग भिलाई में हुई। पापा मम्मी एकदम साफ छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं और सब कुछ। नहीं, भिलाई में तब हाँ स्कूल में छत्तीसगढ़ का चलन थोड़ा कम था, तो मेरी थोड़ी कच्ची है। लेकिन तो यहाँ भिलाई में मेरी पढ़ाई हुई, स्कूलिंग वहीं से हुई। और उसके बाद पापा मम्मी यहाँ पे थिएटर में काफ़ी एक्टिव थे। मतलब यहाँ पे जब भी आता हूँ सब पुराने कलाकारों से मिलता हूँ, सब अभी भी पापा को यहाँ पे सब मुझे पापा के बेटे के हिसाब से जानते हैं। मुझे तो उल्टा पहचान है मेरा यहाँ पे इस अंचल में। पापा का और मम्मी का यहाँ पे छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति रंगमंच में काफ़ी योगदान रहा है। और मेरा तो पूरा बचपन जो है ग्रीन रूम में ही गुजरा है उनके आसपास। और तो अजीब सा मिश्रण वाला चाइल्डहुड रहा। बंगाली कल्चर तो कूट कूट के हमारे अंदर बचपन से ही ढाला ही जाता है। फिर हम यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े हो रहे थे, तो एक बड़ा एमलगम ऑफ लॉट ऑफ कल्चर्स था जब बच्चों में बड़े हो रहे थे। तो आई थिंक वो हेल्प किया। उसका जो फाउंडेशन यहाँ पे हम जो मिला मुझे, मेरे ख्याल से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से मतलब आसान हो गया बाद में जर्नी लाइफ में। ये तो आपने अपनी शुरुआत बताई, फिर उसके बाद जब आपने स्कूलिंग हुई, कॉलेज करने के लिए आप फिज़िक्स ऑनर्स आपने पढ़ा जी। मुंबई में जाके। तो फिज़िक्स ऑनर्स करते करते ये क्रिएटिविटी और आर्ट, सिनेमा, तो ये कॉन्शियस डिसीजन था या ये इट वाज डेस्टिन्ड? नो, इट वाज एक्चुअली हम लोग बचपन से ही ना, आपको जैसे कहा, हम इट वाज इन द सिस्टम। तो हम लोग तो आर्ट एंड कल्चर वो शुरू से ही था, लेकिन उसको प्रोफेशन बनाना है ये कभी हमने ये आई नहीं जहन में ये बात। पापा को सबसे पहले आई। सो आई थिंक ही वेंट टू बॉम्बे फर्स्ट। उनको कुछ काम। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी आप? पूरी फैमिली शिफ्ट हुई। पहले पापा गए, अच्छा। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत काम, एक्चुअली यहाँ के काम की वजह से उनको वहाँ काम मिला। और फिर हमने थोड़ा बहुत वहाँ काम करना शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं बहुत पेसिमिस्टिक था। मैं बहुत ऐसे महत्वाकांक्षी, ऐसा मतलब दिल में सपना लेके बचपन में सोचा था डायरेक्टर बनना है, ऐसा सब कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो रास्ता बनता गया। उसके बाद जैसे ही मैंने कॉलेज करते करते मैं वहाँ काफ़ी थिएटर करने लगा, और थिएटर को लोगों ने सराहाया, वहाँ पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। तो मुझे लगा कि मे बी आई बिलोंग हियर। लेकिन जब मैं किसी फिल्म सेट पे पहली बार गया, मैं सेकेंड ईयर में था मुझे याद है, तो मैं जाके डर गया। मुझे लगा कि यार बहुत स्ट्रगल था कि मुझे लगा ये तो 10 साल से यहाँ पे है, ये 15 साल से हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं बहुत डर गया था। फिर मुझे लगा कि यार ये ज़िंदगी जो है ना, शायद मैं इतना स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए।
और तो फिर मैं थर्ड ईयर फिर बहुत जम के पढ़ाई की। मैंने बोला प्लान भी रेडी रखता हूँ, ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। मैंने बहुत जम के पढ़ाई की, सब कुछ छोड़ दिया, थिएटर वगैरह छोड़ के पढ़ाई की। अच्छा रिजल्ट आया मेरा, BARC में हो गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। उसके बाद फिर मैं लगा कि 4 महीना और कोशिश करता हूँ, मतलब इधर थिएटर साइड में? ये हाँ, फिल्म साइड में ओके। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी प्लान है? बस वही 4 महीना था। मैंने उसी 4 महीने का स्ट्रगल था मेरा। लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया, एक्चुअली नो, जस्ट दैट 4 मंथ आई गिव इट ऑल। फिर 4 महीने में बात बन गई। इनफैक्ट मेरा पहला सीरियल जो आया था तब मेरी उम्र कितनी थी, 22 साल थी शायद। मैं एज ए डायरेक्टर, तारा मेरा पहला सीरियल था। सो बस वहाँ से तारा वॉज, आई ग्रेजुएटेड 94 और तारा 97 में तारा शुरू हो गया। तो बस उसके बाद टेलीविज़न का दौर शुरू हुआ, हज़ारों एपिसोड्स, डे एंड नाइट शूटिंग। जैसे अनुराग, जैसे राइटर के लिए ऐसा कहते हैं कि जब वो सोचते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसको जीते हैं, ऐसे डायरेक्टर के लिए भी होता है क्या कि जब डायरेक्टर तो वो उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं एक तरीके से, और राइटर अगर लिख रहा है तो पढ़ने वाले का परसेप्शन है, वो उसको किस तरीके से पढ़ रहा है। ऑल्दो ठीक है, डायरेक्शन एक फिल्म भी बन रही है, वो भी परसेप्शन देखने वाले का है, बट डायरेक्शन जब किया जाता है तो मतलब उसमें क्या चीज़ ऐसी डाली जाती है एज अ डायरेक्टर, क्या देखता है वो? एक्चुअली मेरा आधा डायरेक्शन तो लिखते वक्त ही हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही लिखता हूँ अपनी कहानियाँ, तो बाद में तो सेट में जाके सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। तो कहानियाँ जो आती हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं, वो देखो क्या है, हर किस्म की होती है। पहले तो एकदम पहले लगता है कि यू एंटरिंग ए डार्क टनल विदाउट एनी टॉर्च, सब काला काला, कुछ सूझता नहीं कि कहाँ जाए क्या जाए। फिर धीरे धीरे रोशनी आती है और इतनी कहानियाँ घूमती रहती है आसपास। लेकिन आपके दिमाग में फिर बाद में क्या होता है, किस दर्शक के लिए बना रहा हूँ। अल्टीमेटली पहले तो शुरू होता है खुद से, मुझे क्या पसंद है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर आता है और किसको पसंद आएगी। हाँ, तो इस तरह से, और कहानियाँ तो इतनी घूमती है आसपास। बस मुझे यही लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ, इनहेल लाइफ एंड एक्सेल सिनेमा, ज़िंदगी जियो, अपने आप सिनेमा निकलता है। तो किस तरह की कहानियाँ आपको अट्रैक्ट करती हैं? हर किस्म की, मैं तो हर किस्म की कर चुका हूँ और हर किस्म की करता हूँ। मेरी बस एक कोशिश ये होती है कि पिछले बार से मेरी ये वाली फिल्म कैसी अलग हो। पहला तो वो होता है कि मैंने ये कर लिया, इस तरह की फिल्म बन गई, अभी मैं कुछ और बनाऊँगा। तो पहला तो वही होता है मेरा फर्स्ट एजेंडा कि अभी ये बन गया, अभी क्या बनाऊँ। और मुझसे कई बार उसकी खामियां भी है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे लोग रोहित शेट्टी की फिल्म देखने जाते हैं तो पता है कि उन्हें क्या मिलेगा, उनको पता है क्या मिलेगा। और करण जौहर की फिल्म से पता है, मेरे फिल्म से अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है मिलेगा क्या। बट ये तो ब्यूटी है आई गेस। हाँ, लेकिन उसके क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट ब्रांड नाउअडेज। हाँ, मतलब तो वो लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कि एक बार एक फिल्म बना दी, ये ख़त्म हो गया, अभी आगे बढ़ो, कुछ और बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो ये क्रिएटिविटी होती है या फिल्म मेकिंग होती है, उसमें एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी अपनी पर्सनालिटी, एकदम और उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी लाइफ वैल्यूज़, ये सब भी प्ले करती हैं? सब कुछ। सिनेमा क्या है, देखिए, जैसे सिनेमा में अक्सर ये कहते हैं ना, स्क्रीन प्ले में डायलॉग देते हैं कि आपका कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में डिपेंड करता है कि सेकंड हाफ कैसा होगा, है ना, ये अक्सर कहते हैं लोग। तो आपका लाइफ का जो फर्स्ट हाफ है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म कैसी होगी। सो जिस तरह के आप क्योंकि राइट्स एंड रॉन्ग्स जो भी आपके लाइफ के हैं, जो भी आपको सिखाया गया है, वो तो आपको, मेरे को लगता है 12वीं तक आपका फिक्स हो जाता है सब। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, आप उसको और सीखते हैं, लेकिन जो बेसिक क्रक्स है आपके अंदर का, जो ह्यूमन है, वो तो पहले बचपन में फिक्स हो जाता है। तो बस उसी का एक्सटेंशन होता है उसके बाद। और सब कैरेक्टर में लिखते वक्त ना, हमेशा कोई भी राइटर मेरे ख्याल से मेरे जैसे ही करता होगा। मैं तो ये करता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्या करता, अगर मैं होता तो क्या करता। यार, मैं इसको बहुत अच्छी से जानता हूँ, मेरी वाइफ होती तो वो कैसे रिएक्ट करती। तो आपके आसपास के लोग और आप तो अपने आप हर कैरेक्टर में आ ही जाते हैं। तो यहीं से वो क्वेश्चन जो था ना, सबसे पहला क्वेश्चन कि अनुराग बसु कौन है। तो ये जो दुनिया देख रही है वो नहीं, अंदर से अनुराग बसु क्या है? अभी मैं अपने बारे में क्या बताऊं। लेकिन हाँ, बस मुझे देखो, लोग फिल्म मेकर के हिसाब से जानते हैं, लेकिन मैं बताऊं, मेरे जितने भी साथी डायरेक्टर्स भी हैं ना, वो भी मुझ जैसे ही हैं। पता नहीं कैसे बाहर आते हैं लोग, किस तरह से परसीव करते हैं, लेकिन एक कलाकार के अंदर तो सबसे पहला यही होना चाहिए कि यू शुड बी ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ। आई थिंक उसके बाद तो क्रिएटिविटी होती नहीं, वो तो सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी कलाकार में।
तो मैं तो जितने भी आसपास लोगों को जानता हूँ, मेरे डायरेक्टर दोस्त वगैरह सब और मेरे जो दोस्त हैं मेरे जैसे ही हैं, नहीं तो उनसे दोस्ती भी नहीं होती। तो वो सब इसी तरह से हैं और कुछ मैं अलग नहीं हूँ। लेकिन मेरा बस ये है कि जैसे मेरे बहुत सारे शौक़ हैं, बहुत, सिनेमा के अलावा मेरे बहुत सारे शौक़ हैं। खाने का तो हमें पता है, उसके अलावा खाना बनाने का बहुत शौक़ है। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है, मेरे घर वाले सब कहते हैं कि सिनेमा से बेटर मैं खाना बनाता हूँ। और वो खाना बनाने का मेरा बहुत शौक़ है, और घूमने का बहुत शौक़ है, पढ़ने का, लिखने का। तो मेरे शौक़ बहुत सारे हैं, तो वो मेरा बहुत काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है। एक डायरेक्टर एक कहानी में कैसे आत्मा डालता है? क्योंकि कहानी तो है अपने आप, एक कहानी कंप्लीट है, बट देखने वाले को वो कनेक्शन कैसे फील हो, और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सब मिलते हैं तब एक कहानी है या फिल्म है वो अलाइव होती है? देखिए क्या है, मैं सबसे पहला, अगर कहानी, आपको कोई कहानी आँख बंद करके मुझे कहानी अगर दिखती है पूरी कि सिनेमा में किस तरह से आएगा, तो सबसे पहला है वो दिखनी चाहिए मुझे, तभी, अदरवाइज़ वो नॉवेल होता। तो कोई भी कहानी अगर मैं लिखता हूँ, कई बहुत छोटे से आइडिया से शुरू होता है। मेरी हर एक फिल्म, जितनी भी फिल्में हुई हैं, वो कुछ 2 पेज की कहानी होती है। मैं ना ऐसा जाते जाते कहीं भी कुछ मिल जाता है, मैं कहीं भूल ना जाऊँ बाद में, या आइडिया आया आज दिमाग में, और आइडिया कहीं से भी आ सकता है, मैं वो 2 पेज में लिख के अपना, मेरा एक ईमेल आईडी में उसमें सेव कर लेता हूँ। फिर जब मैं वापस कहानियाँ ढूंढता हूँ तो मैं उसी जाके देखता हूँ यार मैंने क्या क्या सोचा था। फिर बाद में कोई कहानी बुलाती है आपको। सो बर्फ़ी भी ऐसे, बर्फ़ी सिर्फ 2 पेज की कहानी थी। जग्गा सिर्फ एक आइडिया के जैसे था, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था कहीं पे। तो मैं वापस रिविज़िट करता हूँ वो सब चीज़ों को। तो अभी ये फिल्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर वापस वही करूँगा। और ये सब कहानियाँ आसपास से ही आती हैं, और कभी किसी इंसिडेंट से भी आती है। कुछ इसका कोई जवाब नहीं है, वो मतलब कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी होता है। कोई आप इंसिडेंट देख लिए, कुछ हो गया, अरे बाप रे बाप, और हमेशा लगता है कि इसका ये एंगल भी हो सकता था, आपने सोचा नहीं है। एक्चुअली झूठ ही तो है सब कुछ, खूबसूरत झूठ है सिनेमा। क्यों? इट्स ऑल लाई। ऐसा लगता है कि सब कहानियाँ तो सब झूठी हैं। मतलब जब तक बायोपिक नहीं बना रहे हो तो फिक्शन ही है। आप झूठ कितने खूबसूरती से बता सकते हैं, सच ताकि लोगों को सच दिखे। लेकिन फिर भी तो होता है कि कहानियाँ इंस्पायर करती, जैसे अगर आपने बर्फ़ी की भी बात की, कितना मुश्किल है उसमें कि खामोशी को आवाज़ देना। मतलब खामोशी एक तरीके की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो खूबसूरती से कन्वे हो, ये कितना डिफ़िकल्ट है। तो ये कैसे एक डायरेक्टर के नज़रिए से कितना डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट तो था। देखिए बर्फ़ी क्या, मुझे याद है जब मेरी फिल्म मेट्रो, बर्फ़ी का जन्म कहाँ हुआ बताऊँ आपको। मेरी मेट्रो का ट्रायल चल रहा था, मतलब ट्रायल शो, और मैं बाहर बैठा हुआ था, अंदर शो चल रहा था, तो ऑडियो बाहर आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, और बाहर बैठे बैठे अच्छा अभी ये सीन हो गया, अभी इंटरवल होगा, उसके बाद इतना 10 मिनट बचा हुआ है, मैं चाय पी के आ जाता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं तो बाहर बैठे बैठे पूरा सिनेमा सुन के समझ रहा हूँ, मतलब ये तो पूरा। तो फिर रेडियो नाटक और फिल्मों में फ़र्क क्या, अगर आप फिल्म को पूरा सुन के ही समझ लें तो। हमने तो विजुअली, तो फिर मेरे को लगा कि ये हम सिनेमा का तो फ़ायदा ही नहीं उठाते कभी, एंड आप सुन के फिल्म को अगर समझ जाएं तो फिर देन हम गलत मीडियम में हूँ। तो फिर मैंने बोला ऐसा कुछ बनाऊंगा जहाँ पे संवाद पे, मतलब कोई भी फिल्म, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसी कोई कहानी हो, ऐसी कोई बात हो जहाँ पे कहानी, फिल्म जो है संवादों पे डिपेंड ना हो। लेकिन इसका उल्टा एक ये भी तो होता है कि जब कोई लोग सिनेमा देखने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सिनेमा जब देखने जाता है इंसान तो वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होना चाहता है। करेक्ट। और जो उसको अपनी रियल लाइफ में नहीं मिल रहा है वो वहाँ देख करके खुश होना चाहता है। एकदम। अगर हम बर्फ़ी या इस तरह की फिल्म्स बनाते हैं तो लोगों को नहीं लगता कि वापस से वहाँ जाकर के भी हमको दिमाग लगाना है, उस एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा? बर्फ़ी तो बहुत प्लेजेंट फिल्म थी। बर्फ़ी तो बहुत प्लेजेंट थी। बर्फ़ी तो बहुत प्लेजेंट फिल्म थी। देखिए 2 तरीके की होती है, मैं बताऊँ। जैसे मेरी पिछली फिल्म मेट्रो इन दिनों, तो हम तो वी नो किस दर्शक के लिए बना है, कहाँ बना रहे हैं। जैसे यहाँ के किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने फ़ोन किया था, मैंने बोला ज़्यादा मत रिलीज़ करो, रायपुर भिलाई की पिक्चर नहीं है, मैं तो यहीं की हूँ। मैंने बोला मत करो भाई, नुकसान होगा। हम खुद ही बोल देते हैं। हम इतना घूमते हैं, और मैं यहाँ से हूँ तो मुझे तो पता है मेरी सबसे ज़्यादा पिक्चर यहाँ पे कौन चले पता है, रायपुर भिलाई में, और मैं यहीं से हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा चली मर्डर, उसके बाद मेरे को सब जगह चली होगी। हाँ, मतलब ऐसी फिल्म थी। उसके बाद कोई फिल्म मेरी यहाँ चली नहीं, और मुझे पता है कि नहीं चलेगी।
सो अभी आपके ऊपर आपको क्या बनाना है. हाँ, सो देन वी डिसाइड कि व्हाट टू मेक एंड व्हाट नॉट टू मेक, क्योंकि अभी एक ही ज़िंदगी है, कहानी अलग तरीके से कहनी है कि मतलब, तो फिर हमें पता होता है, हमें ऐसे सरप्राइजेस नहीं होते हैं कि यार उनको ये चल गई ये वहाँ नहीं चली, यहाँ नहीं चली, ये उनके लिए नहीं था, ये इनके लिए नहीं था. सो तो वो दिमाग में रहता है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं. आपने कहीं, हमने किसी इंटरव्यू में आपने कहा था, हमने सुना था कि आपको रणबीर कपूर के साथ जब काम आप करते हैं तो आप एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई हाँ, एक्टर है नहीं. तो किस सेंस में, क्या क्या स्पेशलिटी है रणबीर कपूर की? एक तो बहुत अच्छा लड़का है यार, और दोस्त है, और दोस्तों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और उस ऊपर से ना वो टीम का मेंबर हो जाता है. आपको नहीं लगता है कि आपके साथ कोई स्टार काम करता है, और कोई ऐसा आपको लगता है कि यार वो आपके साथ वो भी फिल्म में उतना ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन बिना कुछ जताए. और वो ऐसा स्विच ऑन स्विच ऑफ है. हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, फिर शॉट देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर मस्ती करते हैं, लेकिन वो, और जब शॉट देता है मैं बोला यार ये तो फुल्ली प्रिपेयर्ड था. मतलब मुझे लगा था कि शायद एक टेक दो टेक के बाद घुसेगा शॉट के अंदर. सो ही इज़ सो रिलैक्स एंड नो टैंट्रम, नथिंग. और तो इसलिए ज़्यादा कंफर्ट लेवल. और फिर बाद में फिर कुछ एक्टरों से मिलता हूँ, मैं बोलता अरे बाप रे इतने चोचले हैं, फिर मैं ज़्यादा मिस करता हूँ रणबीर को. और कोंकणा सेन ने आपके लिए एक बार कहा था कि आपके साथ अगर जब शूट पे जाना है तो मतलब एकदम रिलैक्स्ड माहौल रहता है. मतलब ये टेंशन नहीं होता कि शूट के लिए आए हैं, ऐसा लगता है चलो अभी चाय का ब्रेक ले लो, अभी खाने का ब्रेक ले लो. तो ऐसे तो जो क्रिएटिविटी की जो एक डेफिनेशन बनाई हुई है, एक जो परसेप्शन बनाया है कि डायरेक्टर मतलब एकदम वो टोपी ओपी पहनकर बड़ा सीरियस सा बैठा रहेगा, तो और आपके लिए ऐसा कहा जाता है, तो कैसे कैसे पॉसिबल है ये? नहीं देखिए, मेरा तो सिंपल है. हमारे यहाँ कैटरर का खाना बहुत अच्छा आता है. तो ब्रेकफास्ट से शुरू करता ना, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम के ब्रेक के बीच में कुछ काम करना हो तो कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी तीन चीज़ तो बीच बीच में कर लेते हैं काम, कुछ करना पड़ता है क्योंकि बाद में लंच तक कुछ तो करना पड़ेगा ना काम. फिर लंच के बाद भी कुछ करना पड़ेगा, फिर शाम के नाश्ते के लिए. तो वो कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है? नहीं रिलैक्स. बिकॉज क्योंकि क्या है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा है तो उसको तो लग रहा है कि आपने भी जैसे कहा कि इस बीच में काम कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है. तो क्या क्या प्रिपरेशन होती है या आई क्या थिंक चीज़ ऐसी सिनेमा होती क्या किसी भी काम में अगर रिलैक्स आदमी नहीं रहे, अगर मतलब क्योंकि आप रोज जा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग, आप घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिल्म, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन सेट कि यार ये काम जा रहे हैं हम लोग, और क्या देने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, सोच के जाओगे तो फिर what you are going to give today should be the attitude of everybody on the set. And everybody should look forward to come on set. अरे यार कल शूटिंग नहीं, छुट्टी हो गई, तो फिर सबको ऐसा लगना चाहिए कि यार जैसे हम लोग स्कूल में जब एंजॉय करते थे ना बहुत, तो आज संडे क्यों आ गया? हाँ, जब दुख कोई होता था। बड़ा कोई बोरिंग टीचर होता था जाने का मन नहीं करता, छुट्टी ले लेते हैं. जब टीचर्स बहुत अच्छे होते थे रोज स्कूल जाने का मन करता था. तो वैसा ही फिल्मों के साथ भी है. तो फिल्मों की जब बात चल रही है तो जो फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे लार्जर देन लाइफ, सिल्वर स्क्रीन और इतना सब कुछ कहा जाता है, रियलिटी क्या है फिल्म इंडस्ट्री की? आप इतने साल से हैं, क्योंकि अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं, बुरी बातें भी सुनने को मिलती हैं, बट आपको क्या लगता है कि क्या रियलिटी है इसकी, और आपको उसने क्या दिया या क्या सिखाया इस इंडस्ट्री में? बहुत कुछ दिया, सब दिया. वहीं पे मुझे लगता है खुले दिल से स्वागत करते टैलेंटेड लोगों का. मतलब लोग इतना कहते हैं कि बाहर वालों के लिए बहुत मुश्किल है. मैं भी तो बाहर से हूँ, आपको बाहर कितने यंग एज में मैं डायरेक्टर बन गया. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, ब्यूटीफुल पीपल. मेरे को तो मैं अगर नेगेटिव पूछो तो बहुत कम है. आप मुझसे पूछो, मुझे तो सब अच्छा ही लगता है. और क्या सिखाया आपको इंडस्ट्री ने? एक चीज़ सिखाया कि और एज गुड एज योर लास्ट वर्क. तो फिर वो आपका बेस्ट ही निकलेगा हर बार. हाँ, बस वही है. उसके बाद ये भी है, अब हम लोग देखते हैं क्योंकि एंड देयर लॉर्ड, बहुत सारे लोग लाइन में वेट कर रहे हैं ना मौके के लिए, तो यू हैव टू बी बेस्ट एवरी डे. बट होता है कि बेस्ट अपना निकलता है. हम तो देते हैं अपने हिसाब से. सी, एक इंडस्ट्री का और एक बहुत अच्छा है, ये हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का है, कि दे डोंट जज यू बाय योर हिट्स एंड फ्लॉप्स. दे जज यू बाय योर वर्क एंड योर स्किल. इज इट? या ऑलवेज. जबकि देखा तो ये जाता है कि अगर आप हिट्स दे रहे हैं तो जो जनरल हमने लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखे और सुने कि आप अगर हिट्स दे रहे हैं तो आपको बहुत पूछा जाएगा, समझा जाएगा, और अगर आप
फ्लॉप्स दे रहे हैं तो आपको दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, आपके काम की तारीफ हो जाती है, लेकिन काम देने में, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री है, यहाँ जी पे जी जी। कमर्शियल एंगल भी बहुत जुड़ा हुआ है। कमर्शियल, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या देखिए क्या होता है, आपने अगर फिल्म अगर आपकी चली नहीं और नुकसान भी अगर बहुत हुआ तो हाँ मुश्किल है, मानता हूँ। लेकिन अगर नुकसान नहीं हुआ, फिल्म नहीं चली, फिल्म नहीं चलने से अक्सर ऐसा नहीं होता कि प्रोड्यूसर नुकसान में होता है। ओके। ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि मेरी भी पास में फिल्म नहीं चली है कुछ, लेकिन सब फायदे में थे। तो वैसा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप कर रहे हो, आप जब एक रिस्की सब्जेक्ट लेते हो, आपको पता होता है शुरू से यार इसका 50-50 चांसेस है, बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट और मुझे इस तरह की ही फिल्म बनानी है, तो हम सब रिस्क लेके बनाते हैं। एंड वी शुड, वो पहले से शुरू से पता होता है कि भैया हमारी चादर इतनी लंबी है इस रिस्क वाले फिल्म के लिए, हमको इसके अंदर ही सब कुछ करना है, तो फिर हम उस तरह से करते हैं। लेकिन पैशनेट सब्जेक्ट हो और मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाएगी, फिर भी उसमें कुछ कमर्शियल एंगल को देखते हुए कुछ चीज़ें ध्यान में रख के की जाती है या नहीं, कि प्योरली हम जैसा मैंने चाहते कभी हैं नहीं वैसा किया, बनाएं? कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं किया ऐसा। अब आपकी लाइफ का एक और पार्ट, आई थिंक ऑल्दो उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, आपने भी कई बार बोला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी डिजीज़ जब आपको डायग्नोज हुई थी और आपको डॉक्टर ने आई थिंक सिर्फ 15 डेज़ का टाइम दिया था कि आप सिर्फ 15 डेज़ आपके पास हैं, उसके बाद इतने साल हो गए हैं, तो ये मिरेकल कैसे हुआ? आप इसे मिरेकल मानते हैं? हाँ हाँ एकदम, बहुत एक्चुअली। और उस वक्त आपकी क्या मतलब स्टेट ऑफ माइंड था? उसके बाद आपका लाइफ को लेकर के परसेप्शन चेंज हुआ? चेंज हाँ हुआ, लेकिन क्या है उस वक्त, अभी देखिए लोग जितना भी कह लें कि यार, लोग मुझे बहुत श्रेय देते हैं, आपका विल पावर, यू आर ए कैंसर सर्वाइवर। अभी डॉक्टर का दवाई काम नहीं करता तो मैं क्या करता? विल पावर एक जगह है, बट द डॉक्टर एंड हिज मेडिसिन हैज़ टू वर्क ना। सो आई ऑल केयर टू माई डॉक्टर हु पुल्ड मी आउट ऑफ इट, बिकॉज आई वॉज इन वेंटिलेटर। मैं तो 15 दिन, मतलब 3 हफ्ते उससे भी ज़्यादा वेंटिलेटर में था। मेरे घर वाले बाहर, उनकी हालत ख़राब होगी, बिकॉज मैं तो वेंटिलेटर में था, उनको पता नहीं था नेक्स्ट मोमेंट आई एम गोइंग टू लीव और डाई। तो इमेजिन माई डैड, तो उसके बाद तो मेरे पापा की तबीयत ही एकदम ख़राब हो गई। माई फैमिली सफर्ड ए लॉट। अभी मैं जितने वक्त था, मेरा तो यही था कि यार सिर्फ बिकॉज इट हैपेंड इन इस लाइफ के ऐसे मुकाम पे हुआ ना, यू डोंट वांट टू गिव अप। सो मेरा बस ये था कि यार नेक्स्ट ब्रीथ अच्छे से हो जाए, सांस लेते रहो अच्छे से। माई होल कॉन्सेंट्रेशन वॉज लाइक ब्रीदिंग प्रॉपरली, ट्राइंग टू, सो बस यही धीरे धीरे, या इट वॉज अ लॉन्ग रिकवरी, बट हो गया। बट आई थिंक एवरीबडी अराउंड मी, फैमिली, फ्रेंड्स, सब ने मुझे बहुत अच्छा, इनफैक्ट मैं कीमो के अंदर गैंगस्टर शुरू कर दिया था। एवरीबडी सेड नो मत करो, मैंने बोला मैं सेट पे जाना है, मैं मर जाऊंगा ऐसे नहीं तो कीमो का। और जैसे ही मैं सेट पे शूटिंग करना शुरू किया, मेरे कीमो का साइड इफेक्ट एकदम कम हो गया, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, माई माइंड वॉज समवेयर एल्स। तो ये एक आपका लेसन मुझे लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए कि परेशानी कोई भी आए, अगर आप अपने काम पर फोकस रख पाएँ, वो देखिए विल पावर तो था, वो आप मानेंगे इस चीज़ को। विल पावर, हाँ, उसके बाद रिकवरी के लिए विल पावर चाहिए आपको, मतलब एवरी डे इज़ अ बैटल। बट मी कमिंग आउट ऑफ द डेंजर, हाँ, वो तो बिकॉज ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर। मेडिसिन एंड डॉक्टर। आप रियलिटी शो के भी जज हैं जी। रियलिटी शोज की कितनी रियलिटी है? लेकिन मैं जो शो में सबसे ज़्यादा रहा, उसमें तो काफ़ी रियलिटी था। और लेकिन कुछ शोज़ मैंने ऐसे भी किए हैं जिसमें कि नहीं था, मतलब प्लांट किए जाते थे कहानियाँ, वो सब तो हुए हैं। बट आई थिंक लेटली ना, मुझे लगता है चैनल्स भी डिसाइड कर लिए कि ये और चलता नहीं है। सो मुझे एक्सपोज हो चुका है, हाँ, एक्सपोज हो चुका है करते हुए। शुरुआत के दिनों में जब मैं करता था, बिगिनिंग में जब मैं रियलिटी शोज़ का हिस्सा बना, फिर मैं बाद में छोड़ भी दिया था उस चक्कर में तब। और लेकिन हम लोगों का बहुत हाथ होता है, अगर आपके पास बहुत कॉन्शियस जजेस हैं, हमारा काम ही होता है कि उसको वहीं पर रोक दो, बस स्टॉप, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं, इसके ज़्यादा आगे नहीं, ये तो नहीं चलेगा। तो हम लोग तो काफ़ी, क्योंकि क्या होता है कई बार ना, कंटेस्टेंट खुद ही अपनी कहानियाँ, ड्रामा लेके आते हैं, आपको तो खुरेद के सुनना पड़ता है कि भैया ये सच बोल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वर्क करता है, और वो सचमुच का बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ऑफ लेट अभी ना हमने कोरियन ड्रामास और जापानीज ड्रामा देखना शुरू किया। आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोरियन ड्रामास और जापानीज ड्रामा बहुत पसंद किया जा रहा है। बट एक चीज़ मैंने भी आइडेंटिफाई की है कि उनके जो ड्रामाज या फिल्म्स होती हैं, मतलब वो बहुत डीप मीनिंगफुल होती है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाती है, और हर कैरेक्टर अपने आप में कंप्लीट होता है। मतलब उसका एक सिर्फ डायलॉग ही नहीं, उसका एक एक्शन भी बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि बहुत डिटेलिंग में उसको स्टडी किया गया है और उसको बनाया गया है।
तो क्या इंडियन सिनेमा में भी इसी तरीके से काम होता है या उस लेवल पर आने के लिए, बिकॉज हमने उनकी मेकिंग भी देखी, तो वो 2-2 महीने 3-3 महीने सिर्फ स्क्रिप्ट को ही रीड नहीं करते एक हैं पूरी टीम बैठ एक कर एक साल मतलब, हाँ रीडिंग 3 महीने, लेकिन लिखते 1 साल तक है। लिखते 1 साल है, बट रीडिंग पूरी क्रू बैठ करके, शूट नहीं स्टार्ट होता हाँ है, रीडिंग करते वो हैं। लोग रीडिंग करते हैं, एक दूसरे को समझते हाँ हैं कैरेक्टर को, तो ये, रीडिंग तो यहाँ भी होती है। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होती होगी कि ऐसे कैरेक्टर में घुस जाएं। रीडिंग तो यहाँ क्या पे क्या काफ़ी। डिफरेंस है, मतलब मैं ये डिफरेंस जानना चाह रही देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं कोरियन की बात की, कोरियन तो खैर मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे पॉपुलर हुआ है कोरियन ड्रामा वगैरह, लेकिन कलकत्ता वगैरह में काफ़ी पहले से लोग देखते थे कोरियन ड्रामा। सो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोरियन फिल्म इंडस्ट्री उतनी ही यंग है जितनी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, साथ में शुरू हुए, हूँ। बिल्कुल। बल्कि हम ज़्यादा फिल्में बनाते थे उस वक्त पहले शुरुआत में, अभी भी उनसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग क्या है, इसके ना सिक्के के दो पहलू हैं। कोरियन मूवीज़ क्यों इतने पॉपुलर हो गए चारों तरफ, और हमारे क्यों नहीं हुए, हम इंटरनेशनली इतने रिनाउंड क्यों नहीं हैं? क्योंकि क्या है, कोरियन फिल्म जो है पूरी दुनिया देखती है, हम उनसे 10 गुना ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसे बनाते हैं, क्योंकि उनकी ग्लोबल ऑडियंस है। चलती हैं। ग्लोबल ऑडियंस सब जगह देखते हैं, यूएस में भी उतना ही पॉपुलर है। हम ना ये फ्राइडे सैटरडे संडे के चक्कर में फंस जाते हैं, हम ना सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को ही टारगेट करते हैं, और ऐसा कंट्री तो कोई है ही नहीं ना हमारे कंट्री में। हर 10 मतलब आप महाराष्ट्र और यहाँ की ऑडियंस बहुत अलग है, यहाँ से पंजाब की ऑडियंस बहुत अलग है, फिर यहाँ से दिल्ली की ऑडियंस बहुत अलग है। तो यहाँ का फिल्म मेकर ना इसी पैन इंडिया के उधेड़-बुन में रह के फंस के रह जाता है कि यहाँ पे क्या कैटर करें, और ये फ्राइडे सैटरडे संडे के बियॉन्ड सोचता नहीं है। तो हमारे एस्थेटिक्स बहुत लोकलाइज्ड हो जाते हैं, और उसको फिर ग्लोबल मार्केट में कोई उसको पसंद ही नहीं करता है, कोई नहीं देखता है। तो इस तरह से, और जो बाहर चलती हैं जिससे इज्जत मिलती है वो तो आती भी नहीं, आप लोग देखते भी नहीं हो सब फिल्मों को, तो ऑडियंसेस भी रिस्पॉन्सिबल है। एकदम बहुत ज़्यादा। और देखिए ना किस तरह से ऑडियंस, अभी देखिए मैं गाने का भी सुनता हूँ, गाना चल रहा है तो अभी कई बार होता है जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर जो है गाने सुन के इवॉल्व होता है, क्योंकि आदमी जैसे जिस तरह शुरू में म्यूज़िक करता है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे पढ़ता है, सुनता है, इवॉल्व होता है, उसका टेस्ट भी इवॉल्व होता है, और वो गाने बनाता है अपने जिस तरह से इवॉल्व हुआ, लेकिन उसको बेचारे को नीचे आके गाना देना पड़ता है सबको कैटर करने के लिए। तो सबका टेस्ट क्यों नहीं ऊपर जा रहा है? सो वो प्रॉब्लम तो है कि, तो आपको लगता है क्या कि जापान और कोरिया में सबका जो सेंस ऑफ वो है वो इतना हाई है कि वो एकदम इसीलिए स्कूल बनता कॉलेज से शुरू होता है ना, वो थोड़ी ना बाद में होता है। आप स्कूल कॉलेज में क्या सिखा रहे हो, वहाँ पे बच्चों को पहले सबसे पहले आपको ABCD के साथ साथ म्यूज़िक नोटेशन भी सिखाते हैं ना, कंपलसरी है। यहाँ कहाँ स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक नोटेशन पढ़ना सिखाते हैं? तो आपको एस्थेटिक्स तो स्कूल से ही मिल जाते हैं। आप देखिएगा कभी भी आपको अच्छे खासे पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड पीपल लेंगे, लेकिन उनका सिनेमा का टेस्ट इतना ख़राब होता है कई बार, तो वो पढ़ाई के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, एस्थेटिक्स बहुत नीचे। अब देखिए हम जैसे 70 के दशक के, मैं बताता हूँ, मैं मम्मी को बोलता हूँ कई बार, आप लोगों का जो 70s का जो दौर था ना वो बेस्ट था। वो हमेशा लगता है कि वैसा अगर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे देखिए मसाले फिल्में आती थी, मनमोहन देसाई की, प्रकाश मेहरा की, 70s 80s में सुपर हिट होती थी। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार था, अमोल पालेकर का भी हिट होता था ना, उसकी भी फिल्में आती थी, बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, उनकी भी फिल्में आती थी, उसकी भी ऑडियंस थी, वो भी हिट सुपरस्टार था। घरोंदा आता था, घरोंदा बहुत बड़ी पिक्चर थी। फिर साथ में एक पैरेलल सिनेमा आना शुरू हुआ, मंथन, अंकुश, ये सब चलता था, पार्टी, ये सब पिक्चर। तो दर्शक हर किस्म के लोग थिएटर आते थे, हर किस्म के दर्शक थे। अभी तो सिनेमा जो थिएटर में चल रहा है, हमको लगता था OTT में शायद स्पेशल ऑडियंस मिलेगी, अभी वहाँ भी नहीं वहाँ भी है। नहीं है। तो सब एक जैसा हो गया। कैसे चेंज होगा ये? अपने आप होगा, टाइम है, मुझे लगता है वक्त के साथ साथ। मुझे लगता है वो हम लोग ना पढ़ाई लिखाई में सी मशीन्स बनाते हैं लोग, मतलब जस्ट ताकि वो लोगों की नौकरी करें। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है कि आप मशीन बनाते हो, नौकर बनाते हो कि जाके, तो आप पर्सनैलिटी नहीं बनती। जब एजुकेशन सिस्टम में आप जब व्यक्तित्व देंगे ना सबको, एक एक को, तो ये सब चीज़ों से ही आता है, तब आई थिंक सबका टेस्ट बढ़ेगा, चेंज होगा। और ये क्या डिफरेंस बाहर की कंट्रीज में, हम जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि क्यों सिनेमा वहाँ पर आपने कहा कि नहीं, सिनेमा बचपन से आता है। हमारे कंट्री में भी है, फ़र्क है। आप केरला की सिनेमा क्यों इतना, तो हमारे देश में भी फ़र्क है। एंड अगेन एजुकेशन। कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे करीब है, आपने अभी तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं? जग्गा जासूस। जग्गा जासूस। क्यों?
क्योंकि हमने बहुत दिल से बनाई, लोगों ने उतना नहीं सराहा, तो इसलिए वो ज़्यादा करीब आ गया। कमज़ोर बच्चा दिल के एक्चुअली करीब रहता है। ये सवाल ये प्रीतम भी यही जवाब देगा हाँ। और रणवीर भी एक दो जगह ये जवाब दे चुका है। तो हम सबका फेवरेट फिल्म है। फेवरेट फिल्म है। सिनेमा आपके लिए क्या है, लव या पैशन? लव एक्चुअली। और कौन सा इमोशन एज ए डायरेक्टर आपको लगता है कि कैमरे में कैद करना सबसे डिफिकल्ट होता है? कॉमेडी। कॉमेडी? क्यों? स्टफ, क्योंकि कॉमेडी डिपेंड करता है ऑडियंस रिएक्शन पे स्टेट ना। कई बार ऐसा लगता है यार मुझे हंसी आ रही है, लोगों को आएगी कि नहीं। सो ये तो हो रहा है, ये गैग यहाँ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो कॉमेडी इमोशन वगैरह में आपको पता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, और इस तरह से इमोशन है। बैकग्राउंड म्यूजिक बजाएंगे, आप रुला देंगे लोगों को। रुलाना बहुत ईजी है, डराना बहुत ईजी है, थ्रिल देना ईजी है, कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे बर्फी में हमने तब भी कहा था एक क्वेश्चन में कि खामोशी को आपने अभिव्यक्त किया था, तो खामोशी को पोर्ट्रे करना भी तो डिफिकल्ट होगा? नहीं उतना नहीं था। नहीं नहीं बर्फी में जो कॉमेडी पोर्शंस थे, जो ह्यूमर था, वो मुश्किल था। सो बाकी जहाँ भी फिल्में की हैं, जब भी जैसे मेट्रो, हर फिल्म में थोड़ी सी ह्यूमर होती है और बहुत स्ट्रेट फेस ह्यूमर होती है। लाइफ इन ए मेट्रो में भी था, इस बार ये वाले मेट्रो में भी है, मेट्रो इन दिनों में भी था, वो मुश्किल होता है। अगर लाइफ को डिस्क्राइब करना हो आपको, आपकी परसेप्शन को, तो वन वर्ड या वन सेंटेंस क्या होगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, लाइफ से ब्यूटीफुल। अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो आप क्या होते? कुक मत बोलिएगा। नहीं, शेफ ही बनता, सही शेफ ही में बनते? एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसा इम्प्रेस। और मेरा फ्यूचर प्लान हमेशा ये होता है, जब भी मैं सोचता हूँ अभी क्या करूँगा, तो उसमें हमेशा ये एस्पेक्ट होता है कि मैं शेफ बन हाँ। जाऊंगा, कहीं बढ़िया खाना बना लेता और हूँ। करता भी हूँ बीच बीच में मैं। क्या आपकी फेवरेट डिश? आपको क्या लगता है कि आप कौन सी ऐसी डिश है जो बहुत अच्छी बनाते हैं? आप कंट्री बोले फिर मैं बताऊँगा। ओह वाह। हाँ, सो मतलब हर शेफ तो ऐसा होता है, सब बनाना चाहिए। इंडिया की बताएं। इंडिया के स्टेट बताइए तो बताता हूँ। छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ चौलाई भाजी बना दूँ बढ़िया मैं। अच्छा। हाँ, कुंदरू बना दूंगा। करेला बहुत नहीं, छत्तीसगढ़ी करेला मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ। अभी भी घर पे जब करेला बनता है हमारा, छत्तीसगढ़ी स्टाइल में बनता है। अच्छा। और वो आप बनाते हैं? हाँ बनाता हूँ। Most of the time. मोस्ट। एक लाइन, वन लाइन दैट यू ट्रूली लिव इन। आई जस्ट सेड इन दिस पॉडकास्ट अर्लियर, इनहेल लाइफ, एक्सेल सिनेमा। अच्छा, अगर आपकी स्टोरीज में कोई फ्रेग्रेंस होती तो वो कौन सी फ्रेग्रेंस होती? ओह, जैस्मिन। जैस्मिन? क्यों? ऐसे ही बोल कोई दिया reason? और कुछ दिमाग में आया नहीं। अभी जो आपका मूड है, करंट मूड, हाँ। जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस मूड के हिसाब से आपको अगर कोई फिल्म का टाइटल देना हो तो आप क्या देंगे? इस मूड के हिसाब से? इस मूड के हिसाब से। ओह गॉड, हाँ, अतरंगी। अतरंगी। आपकी लाइफ का कोई अनस्क्रिप्टेड मोमेंट रहा है? सभी अनस्क्रिप्टेड हैं यार। सभी है? एवरीथिंग, आई थिंक आई हैव नेवर प्लान्ड। स्क्रिप्टेड मोमेंट कोई रहा? नहीं, एक्चुअली मोस्टली अनस्क्रिप्टेड, बिकॉज लाइफ कैन नेवर बी प्लान्ड, एवरीथिंग इज अनस्क्रिप्टेड एक्चुअली। स्क्रिप्टेड वाज ओनली प्लान्ड बाय माय किड्स, वो स्क्रिप्टेड था। बाकी कुछ नहीं। आप कहाँ मिले अपनी वाइफ से? मुंबई में? नहीं, मैं उनसे मिला गुवाहाटी में। हम लोग डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे और काफ़ी वो रिस्की डॉक्यूमेंट्री था। अच्छा। हाँ, तो उस दौरान मुलाकात हुई उनसे और उस वक्त वो मेरी बॉस थी। ओके। अभी भी हैं। हाँ, तो फिर किसने प्रपोज किया, आपने या उन्होंने, या यार किसी ने भी नहीं किया? नहीं किया, सही में याद ही नहीं मुझे वो क्या हुआ कब हुआ कुछ पता नहीं। अभी कितने साल हो गए हैं आपकी शादी? क्योंकि हमारे कुछ 5-6 ब्रेकअप हुए सीरियस वाले, वो याद है कि अब वापस Same, से अच्छा। दोबारा नहीं मिलेंगे टाइप्स। हाँ। फिर वापस ऐसे करते कराते मतलब ये शादी से पहले ही प्रैक्टिस हो गई थी? प्रैक्टिस हो गई थी। हाँ प्रैक्टिस हो सर। गई थी, तो अब उसके बाद ये कि अब कोई जरूरत नहीं है, अब लोगों के हाँ, साथ ही अभी रहना। कौन झेलेगा। मेरे पापा बोलते राम मिलाए जोड़ी, एक काना एक कोड़ी, वैसे ही बोलते डैडी हम करो। जहाँ 2 घर बर्बाद होते, एक ही हुआ है। थैंक यू सो मच अनुराग, बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। आज अनुराग बसु के साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई, और वो लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है अवेयरनेस। अगर हम अवेयर हैं अपने आप के लिए, अपने इमोशंस के लिए और अपने आसपास होने वाली घटनाओं के लिए, तो यकीनन आपको खुशी, क्रिएटिविटी और सक्सेस के रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। और यही कोशिश यूजेड के पॉडकास्ट की भी रहती है कि आप तक हम ऐसे कंटेंट को पहुंचाएं जो आपकी लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड कर सके। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।